नाज़रीन बराए मेहरबानी ये मेरी कहानी पूरी सुने तो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये हकीकत पर मबनी कहानियाँ मैं बयान करता रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफा ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बेवा बेटी को दे दिया ताकि इसके सर पर छत रहे, लेकिन जब इसके बेटे ताहिर को पता चला तो उसने बहुत वावेला मचाया और गुस्से में शरीफा को इतना मारा कि इसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और कहने लगा, बहन से जायदाद वापस लेकर दो वरना इसे भी मार दूंगा। जब ये सब बहन ने देखा तो उसने जायदाद के ताहिर के हवाले की और अम्मा को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगी और वहाँ दर्द की वजह से शरीफा के कराने की आवाज़ें आती तो लोग ताहिर को बद्दुआएं देकर गुजर जाते। और यूं ही कुछ दिन तकलीफ़ के बाद शरीफा दुनिया से चली गई तो इसकी बहन भाई को बताने गई तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लरस गई, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन शरीफा के हाथ से छूटकर नीचे गिरा। वो हक्का बक्का खड़ी थी। ताहिर ने चौंक कर माँ की जानिब देखा और ज़मीन पर पड़ा हुआ फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। लाइन कट चुकी थी। दूसरी जानिब से कोई न बोला। ताहिर हेलो हेलो करता रह गया। इसने माँ की जानिब देखा जिसकी आंखों से अब ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। अचानक ही इसने एक ज़ोरदार चीख मारी और ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। ताहिर नासमझी के आलम में माँ को देखता रह गया। आखिरकार इसके चेहरे पर बेजारी भरा तासुर फैल गया। क्या बात है अम्मा, क्या था फ़ोन पर जो तू इतना सदमा लेकर बैठ गई है और रोने पीटने लग गई? हुआ क्या है? बहन कहीं फिर से तो अस्पताल नहीं पहुंच गई? ताहिर के लहजे में बेजारी नुमायाँ थी। शरीफा ने सर उठाकर इसकी जानिब शाकी नज़रों से देखा मगर कुछ ना बोली। ताहिर को मज़ीद बुरा लग गया। इसने थोड़ी देर बाद फिर से ये सवाल किया तो शरीफा ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते इससे बताया, तेरी बहन के मियाँ का इंतकाल हो गया है। कुछ देर पहले उसी की इतला देने के लिए इसके ससुराल से फ़ोन आया था। ताहिर यकदम चौंक गया। इतला वाकई बुरी थी। इसके चेहरे पर भी अफसोस फैल गया, हालांकि वो किसी भी तरह एक ज़िम्मेदार भाई नहीं था। शरीफा को मालूम था बेटी के शौहर का इंतकाल हुआ है, अब वहाँ जाना ही पड़ेगा। इसने उठकर अपनी चादर उठाई, मुंह पर पानी के 2 छपाके मारे और बटुए में से टटोल कर 2000 रुपये निकाल लिए। इसके पास बस यही जमा पूंजी थी। ताहिर कंखियों से माँ को देख रहा था मगर कुछ ना बोला। बेटी का घर गांव में था। इन लोगों को बस से वहां पर जाना था। जाते हुए कम से कम 5 घंटे लग गए। जिस वक्त शरीफा बेवा बेटी के ससुराल में पहुंची वहां अजीब आहो बक्का का मंजर था। सहन में चरपाई रखी हुई थी और बस शरीफा का ही इंतज़ार हो रहा था कि वो एक बार आकर मुर्दा दामाद का चेहरा देख ले तो इसे दफना दिया जाए। शरीफा थके थके कदमों से जनाजे के करीब जा पहुंची। करीब ही इसकी बेटी जनाजे से लगी रो रही थी। शरीफा का दिल दुख से भर गया। वो गिरने के से अंदाज में बेटी के पास बैठ गई और इसका सर अपने साथ लगा लिया। माँ का सहारा मिला तो बेटी और ज़्यादा रोने लगी। शरीफा ने एक दुख भरी नज़रें पास खेलती हुई उसकी 3 छोटी छोटी बेटियों पर डाली जिनके सर से इनका बाप का साया उठ गया था, मगर अल्लाह के आगे किसका ज़ोर था। थोड़ी देर के बाद जनाजे को उठा लिया गया। घर में कोहराम मच गया। शरीफा बड़ी मुश्किल से बेटी को संभालती रही। वो किसी तौर पर काबू में नहीं आ रही थी। यहाँ तक होता तो सब कुछ ठीक था, मगर जो ही अगला रोज़ आया शरीफा को बेटी के ससुराल वालों को तेवर बदले बदले से दिखाई देने लगे। वो जहाँ बैठती वहाँ से लोग उठ जाते। किसी से बात करना चाहती तो कोई जवाब न देता। शरीफा को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। गम तो सबका बराबर का था। अगर इनका बेटा मरा था तो शरीफा का दामाद भी था, मगर आखिरकार ये सब क्या था। बिल्ली थैले में से बाहर आ गई। जब सोइम के बाद शरीफा ने वापसी का इरादा किया, वो अपनी चादर ओढ़ रही थी जब इसकी बेटी की सास कमरे में दाखिल हुई। जा रही हो बहन? अच्छा किया, अब यहाँ रखा ही क्या है, मगर जाते हुए अपनी नहुसत की पोटली को भी साथ लेते जाना। अच्छा भला जवान बेटा था मेरा जिसे खा गई और बदले में दिया क्या 3 बेटियां। कौन इन जिम्मेदारियों के गुठलियों को पाले और बड़ा करे और फिर इनकी शादियां करे और लाखों का जहेज भी दे। हमारे अंदर तो इतनी सकत नहीं है। अपनी बेटी और इसकी बेटियों को यहाँ से ले जाओ। हमारे पास इन्हें पालने का कोई इंतज़ाम नहीं है। शरीफा
हक्का बक्का रह गई। इसने एक नज़र देखा, सहमी हुई बेटी चारपाई पर बैठी थी। यकीनन सास ने पहले ही इसे ये सब कुछ कह दिया था। शरीफा ने कुछ ना कहना चाहा कि ये घर इसकी बेटी का भी है और इसमें इसका हिस्सा है, मगर इसकी समदन एक चालाक औरत थी और बदतमीज़ भी। इन सब ने मिलकर शरीफा और इसकी बेवा बेटी को शौहर के मरने के तीसरे ही दिन तीनों मासूम बेटियों समेत घर से निकाल दिया। शरीफा बेटी को लेकर बस में आकर बैठी तो उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। ताहिर नाक भवें चढ़ाता हुआ मुसलसल बातें सुना रहा था। इसका कहना था कि घर से पहले ही गुर्बत है और जिम्मेदारियों को बोझ है। इस ऐसे में एक बेवा बहन आकर बैठ गई तो घर के अखराजात चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। शरीफा ने इसे खुदा रसूल के वास्ते देकर खामोश तो करवा दिया, मगर वो जानती थी कि यह खामोशी सिर्फ घर जाने तक महदूद है। ताहिर बचपन से ही बदतमीज़ था और अब तो जब से घर की बागडोर इसके हाथ में आई थी वो वैसे ही किसी को कुछ न समझता था। ऊपर से इन्हें घर में बैठी हुई बहू का भी ख्याल था और इनका ख्याल सच साबित हुआ। जैसे ही उन्होंने बेटी के साथ घर में कदम रखा, सामने खड़ी बहू की तैवरी चढ़ गई। लो अम्मा ना सिर्फ खुद आई हैं बल्कि इन मुसीबतों को भी साथ ले आई हैं। भला बताओ, अपना खाना पूरा नहीं होता कि अब इनके मुंह में भी नवाले डालने पड़ेंगे। भला कोई लैंड लॉर्ड है ताहिर जो माँ इन्हें साथ ले आई हैं। शरीफा की बहू ने बातें सुनानी शुरू कर दी। शरीफा खामोशी से बेटी को लेकर अपने कमरे में जा घुसी। इसने बेटी से कहा कि वो ताहिर और इसकी बीवी का मुंह ना लगे, मगर आखिर एक घर में रहते हुए ऐसा किस तरह मुमकिन था। ताहिर की बीवी ने अपनी नंद को नौकरानी समझ लिया। इसने घर भर के काम इसके हवाले कर डाले और ख़ुद सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती, लेकिन इसके बावजूद भी इसे चैन न था। वो आते जाते उसे ताने सुनाती कि वो इन पर बोझ बनकर बैठ गई है। ना सिर्फ वो बल्कि ताहिर भी आते जाते बस यही एक बात कहता कि बहन के आने से इसके अखराजात में इजाफा हो गया है। शरीफा यह सब कुछ देख रही थी मगर कुछ न कर पाती। इसकी बेटी दिन रात आंसुओं के साथ रोती रहती। जवानी में ही इसके सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। शरीफा ने रिश्ता देखने की कोशिश की, मगर एक तो गुर्बत और दूसरा तीन तीन बेटियों का साथ शरीफा की बेटी के लिए कोई मुनासिब बर ना मिल सका। अब शरीफा जानती थी कि इसने सारी ज़िंदगी भाई के दर पर बैठ कर ही गुजारा करना है। ये बात इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मगर इसका कोई हल इसे बाज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों ने उसे दिन रात खाना शुरू कर दिया। एक रोज़ जब एक कप टूटने पर शरीफा की बहू ने इसकी बेटी को बेदरेक बातें सुनाई, यहाँ तक के पास पड़ा हुआ जूता भी उठाकर इसकी जानिब उछाल दिया। तब शरीफा का दिल बुरी तरह से दुख गया, इतना कि इसे अपने सीने में बाएं जानिब दर्द सा महसूस होने लगा। वो बेख्तियार ही अपने सीने को पकड़ के नीचे की जानिब झुकती चली गई। माँ की हालत देखकर बेटी दौड़कर इसके करीब आई, मगर बहू नखुवत से सर झटकती हुई कमरे में चली गई। बेटी शरीफा को लेकर किसी न किसी तरह करीबी सरकारी अस्पताल में पहुंची, जहां पता चला कि शरीफा को दिल का दौरा पड़ा है। सरकारी खर्चे पर शरीफा का इलाज कुछ दिन तो चलता रहा। ताहिर एक बार आया और फिर कामकाज का बहाना करके दोबारा उसने अस्पताल की शक्ल भी ना देखी। शरीफा की बेटी ही माँ का ख्याल रखती और तीन छोटी बेटियों के साथ अस्पताल में ही पड़ी रहती। कुछ दिन बाद जब शरीफा थोड़ी बेहतर हुई तो अस्पताल वालों ने छुट्टी दे दी और वो अपनी बेटी के हमरा घर आ गई। मगर इसने फैसला कर लिया था, इसे पता था जितने दिन वो अस्पताल में रही है किसी ने ना इसकी खबर ली ना ही इसकी बेटी की। इसे पता था जैसे ही इसने आंखें बंद की इसकी बेटी के ऊपर ज़मीन मज़ीद तंग हो जाएगी। वो मरने से पहले अपनी इस बेवा बेटी का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देना चाहती थी, मगर इसके हाथ में कुछ न था, और अगर कुछ था तो वो सिर्फ एक वाहिद मकान था जो इसके शौहर ने मरने से पहले इसके नाम किया था। मगर वो जानती थी कि ताहिर किसी भी सूरत ये मकान अपनी बहन का नाम नहीं होने देगा। इसने जो कुछ करना था चोरी छुपे ही करना था। एक सुबह जैसे ही ताहिर घर से निकला, शरीफा ने अपनी चादर ओढ़ी और अपनी चादर में घर के कागजात दबोचे घर से निकल गई। इसने किसी को कुछ ना बताया। इसका रुख पटवारी के घर की जानिब था। कुछ ही देर के बाद वो वहाँ बैठी ज़मीन के कागजात अपनी बेटी का नाम करवा रही थी। पटवारी ने तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर दी और फाइल बनाकर इसके हाथ में दे दी, जिसके मुताबिक अब वो मकान शरीफा की बेटी का था। शरीफा ने फाइल हाथ में उठाई और चादर से इसे अच्छी तरह से छुपा लिया।
इस पूरी कार्रवाई में इसे काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। पटवारी इसका पुराना जानने वाला था, इसलिए इसका काम जल्दी हो गया, वरना आमतौर पर ऐसे कामों में महीनों लग जाया करते हैं। शरीफा मकान के मुंतकिली के कागजात चादर में दबोचे जिस वक्त घर में दाखिल हुई, शाम का अंधेरा फैलने से लगा था। घर में दाखिल होते ही वो चौंक से गई। घर के सहन में गैर मामूली रश जमा था। नंग धड़ंग बच्चे खेलते फिर रहे थे और कई पकवानों के पकने की खुशबू नाक से टकरा रही थी। शरीफा चौंक से गई। कल ही तो ताहिर ने घर में हंगामा मचा रखा था कि रोटी के लाले पड़ गए हैं, तो फिर आज ये तरह तरह के खाने किस तरह पक रहे हैं, और वो भी किस लिए। तभी शरीफा चौंक सी गई। सामने खेलते बच्चों में से एक बच्चे पर इसकी नज़र पड़ी तो इसे अंदाज़ा हुआ कि घर में कौन आया है। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। इसकी बहू के मेके वाले आए हुए थे। सारी बहनें अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपने शोहरों समेत आई हुई थीं। शरीफा को अफसोस हुआ, आज सारा दिन इसकी बेटी को जानवरों की तरह काम करना पड़ा होगा। घर की हालत इंतहाई ख़राब हो रही थी। शरीफा ने फाइल को अपने सीने के साथ लगाया और तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ी। उनकी नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने शरीफा को सलाम किया, मगर अक्सर ने तो सलाम करने की भी ज़रूरत भी महसूस ना की। शरीफा चाहती थी कि जल्द अज जल्द कागजात की फ़ाइल अंदर कमरे में पहुंचा दे, मगर इससे पहले कि वो कमरे तक पहुंच पाती, अचानक वो ठिठक कर रह गई। किचन के ऐन सामने वाली चारपाई में इसकी बहू का भाई बैठा था, नशाई और जहनी तौर पर अबनॉर्मल शख्स, जिसे शायद वो ज़बरदस्ती काटन का सफ़ेद सूट पहनाकर वहाँ बिठाया गया था। मगर चौंकने वाली बात यह थी कि शरीफा की बहू अंदर से अपनी नंद को पकड़े बाहर ला रही थी और इसने सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ा रखा था। शरीफा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। तभी इसकी बहू की एक बहन लपक कर शरीफा से आ टकराई। अरे मुबारक हो खाला, हमारी बहन ने आपके घर का बोझ अपने सर पर ले लिया है। हम अपने भाई से आपकी बेटी का निकाह कर रहे हैं ताकि इस बेवा बेचारी को सुकून का सांस आए। शरीफा पर तो गोया आसमान टूट पड़ा। इसे अच्छी तरह पता था कि इसकी बहू का भाई किसी काम का नहीं है। वो अपने होश आवास में ही नहीं था। शादी जैसी जिम्मेदारी कैसे निभाता। इस वक्त भी इसके मुंह से राल बह रही थी। शरीफा यकदम आगे बढ़ी और इसने अपनी बहू को जोरदार धक्का देते हुए अपनी बेटी से दूर कर दिया। सारे माहौल में एक सन्नाटा छा गया। क्या कर रही हो अम्मा? आखिर आपको मसला क्या है? मुझे पता था आपके आने से पहले ये काम ना हुआ तो आप लाजमी रोड़े अटकाएंगे। इस मुसीबत को यहाँ रखा आपने इसका अचार डालना है। अगर इसकी शादी हो ही रही है तो शुक्र अदा करें, कम से कम एक छत तो मिलेगी ना इसे। ताहिर एक कोने से गुस्से में फनकारता हुआ बाहर निकला था। शरीफा की आंखों में खून उतर आया। इसका दिल चाह के आगे बढ़कर अपने बेटे का मुंह नोच ले, जो अपनी बहन को मुसीबत और बोझ कह रहा था। इसकी बेटियां सिसकियां लेकर रो रही थीं। शरीफा ने इसके सर पर हाथ रखा, यकदम मुड़कर मजबूत लहजे में बोली, तुम में से किसी को इसकी छत की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी माँ जिंदा है और मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया है। इस घर से अब इसे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने ये घर अपनी बेटी का नाम कर दिया है। शरीफा की बात सुनते इस सब को सांप ने सूंघ लिया। सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो ताहिर की थी। वो लरसते हुए कदमों से आगे बढ़ा। क्या कह रही हो आप? ताहिर ने माँ से सवाल किया तो इसने सीने से लगा हुई फाइल यकदम ताहिर के सामने पटक दी। झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, आज ही मैंने इस मकान के कागजात अपनी बेटी के नाम के बना लिए हैं। अब यह मकान तेरी बहन का है, जिसे तू हर वक्त ताने देता था कि वो यहाँ से निकल जाए। अब तू इसकी मिन्नतें करके वो तुझे यहाँ पर रखे। शरीफा के लहजे में बेहद दुख था। ताहिर कांपते हुए हाथों से फाइल उठाई और इसे पढ़ते साथ ही इसके चेहरे का रंग तब्दील होता चला गया। सब आपस में सरगोशियाँ करने लगे थे। शरीफा खुश थी कि इसने अपनी बेटी को बचा लिया, मगर ये इसका खाम ख्याली था। अचानक ही ताहिर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल ज़ोर से ज़मीन पर पटकी और ज़ोर से दाड़ा। मैं नहीं मानता इन कागजात को, और ना ही मैं ये मानता हूँ कि इस घर में बहन का कोई हिस्सा है। अगर आपने अभी और इसी वक्त ये मकान इससे वापस ना लिया तो मैं आपको जान से मार डालूँगा, और साथ में इसे भी। ताहिर के मुँह से जो गालियाँ निकलना शुरू हुई तो रुकना मुहाल हो गया। ताहिर की बीवी बढ़ चढ़कर इसका साथ दे रही थी और हाथ नचा कर दोनों माँ बेटियों को बातें सुना रही थीं। इसने ताहिर का गुस्सा इतना बढ़ाया
कि अचानक वो आगे बढ़ा और लकड़ी के चूल्हे में रखी हुई एक बड़ी सी लकड़ी उठा लाया। इसका रुख अपनी माँ की जानिब था। इससे पहले कि कोई उसे रोकता या शरीफा अपने दिफा करती, इसने बड़ी सी लकड़ी उठाकर शरीफा की कमर में दे मारी। शरीफा पहले ही बीमारी के हाथों कमज़ोर हो चुकी थी। लकड़ी का लगना था कि एक ज़ोरदार चटाक की आवाज़ आई और शरीफा के कूल्हे की हड्डी टूट गई। वो वहीं ज़मीन पर गिरती चली गई। इसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं, मगर ताहिर था कि इसका गुस्सा अभी तक ख़त्म ना हुआ था। अभी इसका रुख अपनी बहन की जानिब था। वही डंडा हाथ में उठाए वो चीखता हुआ कह रहा था कि अभी और इसी वक्त इस मकान को वापस इसके नाम पर किया जाए, वरना वो अपनी बहन को भी जान से मार डालेगा और इसकी तीनों बेटियों को भी। इसने आगे बढ़कर अपनी बहन की एक छोटी बेटी को दबोच लिया। अब तो इसकी बहन की जान पर बन आई। इसने जल्दी से कागजात उठाकर ताहिर के हवाले किए और इसे कहा कि जहां दस्तखत करवाने हैं करवा ले। वो बाखुशी मकान ताहिर के नाम करती है। ताहिर ने डंडी फेंकी और उसी वक्त दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो पटवारी को लेकर घर वापस घुस रहा था। शरीफा को इसकी बेटी ने घसीट के साथ चारपाई पर डाला था, मगर हर हरकत के साथ शरीफा के हलक से एक दर्दनाक चीख निकलती थी। इसके कूल्हे की हड्डी बुरी तरह से तड़क गई थी और वो हिलने जुलने से भी माजूर हो गई थी। मगर ताहिर ने इन दोनों माँ बेटियों की जान उस वक्त छोड़ी जब इसने एक सादा कागज़ पर अपनी बहन का अंगूठा लगवा लिया और पटवारी से कह दिया कि जल्दी वो ऐसे कागजात बनवा ले जिसकी मदद से माँ की तमाम तर जायदाद सिर्फ ताहिर के हक़ में जाएगी और पूरी ज़िंदगी इसकी बहन या इसके बच्चों की जायदाद पर कोई हक़ नहीं होगा। ताहिर चीखता चिल्लाता घर से निकल गया तो इसकी बीवी आदम की वो तब तक चिल्लाती रही जब तक इसने शरीफा और इसकी बेटी को मजबूर नहीं कर दिया कि वो अपना सामान बांधकर घर से कहीं दूर निकल जाएं। शरीफा की बेटी ने अपने कुछ कपड़े और माँ का कुछ सामान एक गठड़ी में बांधा और साथ वाले घर से रिक्शे वाले को बुला लाई। इसने दर्द से तड़पती हुई माँ को रिक्शे में डाला और करीबी सरकारी अस्पताल में ले गई। अस्पताल वालों ने टूटे हुए जोड़ का मुआयना किया जो कि बहुत बुरी तरह हालत में था। अस्पताल में पहले ही मरीजों की लाइन लगी हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए एक मखसूस तारीख दे दी। मगर शरीफा और इसकी बेटी के औसान ख़ता हो गए क्योंकि दी जाने वाली तारीख आने में अभी पूरा 1.5 महीना बाकी था। इस 1.5 महीने के दौरान शरीफा ज़िंदा बचती या नहीं, इसका फ़ैसला करना मुश्किल था। शरीफा की बेटी खींच खींच कर माँ को अस्पताल से वापस ले आई। अब इसके पास ना तो रहने का ठिकाना था ना ही कोई और जगह। रिक्शे वाले को इन पर थोड़ा रहम आया और इसने इन्हें बस्ती से थोड़ा बाहर एक खुले मैदान में उतार दिया जहाँ खाना बदोशों की झोपड़ियाँ लगी हुई थीं। खाना बदोश तो वहाँ से जा चुके थे मगर इनकी झोपड़ियाँ अभी तक बाकी थीं। रिक्शे वाला चला गया तो शरीफा ने अपनी बेटी से कहा कि वो इनमें से एक झोंपड़ी में अपना सामान रख ले ताकि कम से कम इनके सर पर एक छत हो। खाने पीने का बंदोबस्त भी कहीं ना कहीं से अल्लाह कर ही देगा। इसकी बेटी ने ऐसा ही किया और बड़ी मुश्किल से खींचती हुई माँ को अंदर लेकर जाकर फर्श पर डाल दिया। शरीफा की टूटी हड्डी इसे बेहद तकलीफ़ दे रही थी। शरीफे की बेटी कुछ देर तो खामोश बैठी रही और फिर बेटियों को नानी के पास छोड़कर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। वो कुछ जाने वालों के घरों से कुछ पैसे और खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर जब वापस लौटी तो आधी रात का वक्त हो रहा था। इसने माँ को कुछ खाना खिलाया मगर तड़पती हुई माँ को देखकर इसे अंदाज़ा हो रहा था कि अब इसकी माँ ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा नहीं रहने वाली, मगर जीना तो बहरहाल था ही। शरीफा की बेटी कुछ रकम लोगों के घरों में काम काज करके ले आती जिनसे इनका गुजर बसर हो जाता, मगर शरीफा की कूल्हे का जोड़ बेइंतहाई ख़राब हो चुका था। इसकी पूरी टांग सूज गई थी और इसकी हर तरह की हरकत ख़त्म हो चुकी थी। वो हर वक्त बुखार में तपती रहती, यूँ लगता था बस वो चंद ही दिनों की मेहमान आए। इसकी दर्द में कराहती हुई आवाज़ें सुनकर इस पास से गुजरने वाले अंदर आते तो दंग रह जाते। शरीफा की हालत देखकर इन्हें बेहद अफसोस होता कि जवान बेटे के होते हुए भी माँ इस हाल में एक झोपड़ी में पड़ी थी। ऑपरेशन की तारीख आने में कुछ वक्त बाकी था मगर शरीफा इतना इंतज़ार ना कर सकी। एक रोज़ जब इसकी बेटी सुबह काम काज पर जाने के लिए जागी तो इसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। इसकी आंखें गैर मामूली हद तक खुली हुई थीं।
और चेहरे पर दर्द की कैफियत थी। वो लपक कर अपनी माँ के करीब आई, मगर उसे देर हो चुकी थी। शरीफा की सांसें ख़त्म हो चुकी थीं और वो मर चुकी थी। शरीफा की बेटी ने कांपती उंगलियों से अपनी माँ की आंखें बंद कीं और फूट फूट कर रो दी। अपनी माँ को बचाने की इसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो गई थीं। वो काफ़ी देर तक झोंपड़ी में रोती रही, मगर इससे आखिरकार माँ को दफनाने का इंतज़ाम तो करना ही था। वो औरत थी, अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मजबूरन झोंपड़ी में से बाहर निकली और इसने अपने भाई ताहिर के घर का रुख किया। थोड़ी देर के बाद वो भाई के घर के सामने मौजूद थी। वो जानती थी अंदर जाते ही सबसे पहले इसे यही सुनने को मिलेगा कि वो पैसे मांगने आ गई है, मगर आखिर इसने हिम्मत करके घर का खुला दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रख दिया। इसे अजीब सी हैरत हुई। पूरे घर में बर्तन बिखरे हुए थे, गंदगी इंतहा की थी और अंदर से किसी के कराने की आवाज़ें आ रही थीं। शरीफा की बेटी इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ी। वो अपने भाई को तलाश कर रही थी और कमरे के पास पहुंचते ही वो चौंक सी गई। सामने चारपाई पर एक लागर सा वजूद पड़ा था, जिसके मुंह से कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। शरीफा की बेटी ने आगे बढ़कर देखा और दंग रह गई। वो इसका भाई ताहिर था। ताहिर ने जब बहन को देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी बहन ने गौर किया तो पता चला कि ताहिर को फालिज हो चुका है और वो जवानी में ही 100 साल का बूढ़ा इंसान दिख रहा था। अभी वो भाई के सिराने खड़ी ही थी कि अचानक इसकी बीवी अंदर दाखिल हुई। अपनी नंद को देखते ही वो चौंक सी गई। फिर यकदम वो आगे बढ़ी और रोते हुए ताहिर की बहन के पैरों में गिर गई। हमें माफ़ कर दो, जिस दिन से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकाला है उस दिन से मुसीबतों ने हमारा रास्ता देख लिया। तुम्हारे भाई को अचानक फालिज हो गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। घर में फाकों का राज है और हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी माँ से कहो हमें माफ़ कर दे, ताहिर को माफ़ कर दे ताकि वो ठीक हो सके। ताहिर की बहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने बुझे दिल के साथ अपने भाई और उसकी बीवी को बताया कि माफ़ करने वाली माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और वो इसके कफन दफन के लिए ही यहाँ पर आई थी। ताहिर फूट फूट कर रोने लगा, मगर अब इसके रोने का कोई फ़ायदा ना था। शरीफा की बेटी ने गैरों की मदद से माँ को दफन करवा दिया। नाज़रीन, ये एक हकीकत पर मबनी स्टोरी है, तो माँ बाप का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखा करें। नाज़रीन, बराए मेहरबानी अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।